आज हम देखने वाले हैं Redmi 8 या फिर Redmi 8A के अंदर जो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का केस आता है, यानी कि जो ये पावर आईसी आपको नज़र आ रही है PM439, ये पावर आईसी होती है और इसके साथ में PMI 632 902 या 502 यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो आउटपुट कॉइल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, टोटल 7 कॉइलें होती हैं। S7 तक की वोल्टेज बनती है, S1 से लेके S7। S1 टू S7 की जो वोल्टेजेस होती हैं उन वोल्टेजेस को हम लोग V रेगुलेटेड 1 के अंदर कंसिडर करते हैं, और जो L सीरीज़ की वोल्टेजेस होती हैं L1 टू L23 तक की जो वोल्टेजेस होती हैं, जो L सीरीज़ की बनती हैं, वो लो ड्रॉप आउटपुट LDOs वोल्टेज होती हैं, जिसे हम लोग V रेगुलेटेड 2 के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है। अभी जो है हमें ये देखना है कि Redmi 8 और 8A के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है जिसमें वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होता है, और एक्चुअल में होता क्या है कि वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है जिससे कि वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन आना शुरू हो जाता है? पावर आईसी की आउटपुट लाइन जो है स्टेबल नहीं होती, और जब आउटपुट लाइन की वोल्टेजेस जब स्टेबल नहीं होंगी तो सीपीयू को प्रॉपर करंट और वोल्टेज जो है नहीं मिलता, जिससे सीपीयू जो है ऑन नहीं हो पाता, और सीपीयू जब ऑन नहीं होता तो सीपीयू पावर सीक्वेंस होल्ड जो है वो इस आईसी के अंदर सेंड नहीं कर पाती। तो उस समय सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में होती है, और ना ही सीपीयू का डिवाइस मैनेजर में आपके पीसी के ऊपर पोर्ट शो होगा। अगर वो कॉलकॉम का सीपीयू है तो आपको कॉलकॉम का जो 9008 का पोर्ट शो होता है ईडीएल शॉर्ट करने पर, ये जो ईडीएल पॉइंट है इन दोनों को शॉर्ट करने पर, जो ईडीएल शॉर्ट करने पे पोर्ट जो शो होता है कॉलकॉम का 9008 का, वो पोर्ट भी शो नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज में ही फ्लैक्चुएशन है, वोल्टेज ही वेरिएशन में है। तो सीपीयू को जब स्थिर वोल्टेज नहीं मिलेगी, स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो सीपीयू जो है ऑन नहीं हो पाएगा। और स्टेबल कौन करेगा? सीपीयू खुद स्टेबल कराता है पावर आईसी से। तो जब सीपीयू पीएस होल्ड ही सेंड नहीं करेगा पावर आईसी के अंदर, तो सीपीयू का वोल्टेज जो है स्टेबल सीपीयू को नहीं मिलेगा, और सीपीयू अपना पोर्ट जो है पीसी पर शो नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है Redmi 8 के अंदर, जिसमें सारी वोल्टेज के अंदर फ्लैक्चुएशन आ जाता है। जितने भी कॉइल पावर हैं, जितने भी V रेगुलेटेड 1 और V रेगुलेटेड 2 की वोल्टेजेस होती हैं, उनके अंदर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का केस आ जाता है। और बोर्ड में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है फ़ोन जो है ट्रिगर नहीं होता, और यहाँ तक कि वोल्टेज स्टेबल नहीं होता, यहाँ तक कि सीपीयू अपना पोर्ट भी नहीं बनाता विदाउट EMCP। तो इसका सबसे जो सीक्वेंस है इसका समझने का, इसको किस तरीके से आपको चेक करना चाहिए 1 बाय 1 Redmi 8 और 8A के फ़ोन को, जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे है, जिससे ये दिक्कत आ रही है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और उन सभी का पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, PM439 आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएशन Redmi 8 और 8A। तो यहाँ पे हम 1, 2 करके ऐसे पॉइंट नोट करते रहेंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आप उसको नोट कर लोगे, जिससे आपको बाद में जो है उससे सपोर्ट मिलेगा। और सभी फ़ोनों के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है फ्लैक्चुएशन को फिक्स करने के लिए, लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, और वो मैक्सिमम के अंदर काम करता है, और अलग अलग ब्रांड के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, वो चेंज आपको समझना होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा Redmi 8 का ही स्पेशल टारगेट है। इस फ़ोन के अंदर फ्लैक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है, और ये फ़ोन के अंदर काफ़ी समस्या आ रही है लोगों को रिपेयर करने में, डेड में। अगर EMMC सही रहती है तो फिर ठीक है, अगर EMMC ही डैमेज है या CPU ही डैमेज है, तो वहाँ पे आपको पेयर चेंज करना होता है, या फिर इस CPU को, जो AB CPU है, इसको AA CPU में कन्वर्ट करके दूसरी CPU यहाँ पे लगा के EMMC चेंज पॉसिबल होती है, और IMEI 2 सेकेंड IMEI रिपेयर करके उसका काम होता है। तो जब AA CPU मिलेगा, आपका डाउनग्रेड CPU जो होगा वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे AB CPU के साथ आपको ये नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है EMMC जो दिख रही है ये ख़राब नहीं होना चाहिए, CPU जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जब ख़राब नहीं है तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है, हम इस पर बात करने वाले हैं। CPU और EMMC डैमेज नहीं है, और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन क्यों आता है? सबसे पहली चीज़ आपको क्या चेक करना चाहिए जब भी आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आता है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ फर्स्ट नंबर पे आपको चेक करना चाहिए PM की आउटपुट कॉइल लाइन, PM आउटपुट कॉइल चेक फॉर क्रैक, यानी कि जितने भी आउटपुट कॉइल है उनको चेक करना है क्रैक और ओपन के लिए।
साथ ही साथ उनकी फीडबैक लाइन FB लाइन एंड FB लाइन। ये FB लाइन जो है, फीडबैक लाइन जो है, आपको मिलेगा स्कीमेटिक के अंदर, और स्कीमेटिक आप उसको सर्च करोगे देखोगे तो कॉइल से जब आउटपुट बनती है कैपेसिटर पे जाती है, कैपेसिटर से रिटर्न आईसी के अंदर फीडबैक आती है, तो वो FB लाइन भी आपको चेक करना होता है ओपन के लिए। सेकंड आपको चेक करना है, PMIC एक्सो सेक्शन। PMIC का एक्सो सेक्शन आपको चेक करना है। थर्ड आपको चेक करना है PMIC VRAIS-1 एंड VRAIS-2 लाइन। PMIC VRAIS-1 एंड VRAIS-2 लाइन फॉर शॉर्ट, उनको चेक करना आपको शॉर्ट के लिए। PMIC की VRAIS-1 VRAIS-2 की जो लाइनें होती हैं उनको चेक करना है शॉर्ट के लिए। कोई भी लाइन आपका उसमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट है तो भी आपको वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो सकता है। ये आपका बेसिक स्टेप होता है। उसके बाद 4 नंबर पे आपको चेक करना चाहिए फ्लैक्चुएशन की कंडीशन में। 4 नंबर पे आपको चेक करना है इस फ़ोन के अंदर केवल BB क्लॉक जो कि CXO पॉइंट पर कनेक्टेड होता है CPU में 19.2 मेगाहर्ट्ज़ 19.2 मेगाहर्ट्ज़। 5th नंबर पर चेक करना है PM_power on_reset 1.8 वोल्टेज। 6 नंबर पर आपको चेक करना है PS_hold 1.8 वोल्टेज। ये पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड की लाइन में लगे हुए कंपोनेंट को चेक करना होता है, या फिर ये लाइन में शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या फिर बेसबैंड क्लॉक की लाइन में लगे हुए कंपोनेंट को चेक करना है, वो ओपन हो सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक करनी है PS होल्ड। इसके बाद 7 नंबर पे आपको चेक करना होता है SPMI लॉजिक, यानी कि SPMI क्लॉक एंड डेटा। SPMI लॉजिक में क्या होता है CLK एंड CLK डेटा, ठीक है, क्लॉक एंड डेटा। SPMI लॉजिक के अंदर क्लॉक और डेटा जो होती है वो चेक करनी है। और वो SPMI लॉजिक कहाँ कहाँ कनेक्टेड होता है CPU टू PM एंड PMI। CPU से PM और PMI दोनों के अंदर कनेक्टेड है कि नहीं, वो लाइन ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वो SPMI लॉजिक की लाइन ओपन हो जाती है, क्लॉक या डेटा में से किसी भी एक लाइन के अंदर ये ओपन होता है, प्रॉब्लम होता है, ऐसा ओपन हो जाती है वो लाइन, तो ये दिक्कत आएगी। दिक्कत यही आएगी कि आपका जो है वहाँ पे वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, PS होल्ड नहीं आउट करेगा CPU। और 8 नंबर पे आपको करना है EMCP रिमूव। EMCP को हटा के भी चेक करना होता है, उससे भी आपका सॉल्व हो जाता है फ्लैक्चुएशन और प्रॉब्लम। EMCP के अंदर निकलती है, या तो वो डेड होता है, या तो उसके अंदर रैम में शॉर्ट सर्किट होता है, या लीकेज होता है, तो ऐसी दिक्कत होती है। क्योंकि 1.8 की वोल्टेज रैम में भी जाती है, और उसमें अगर लीकेज होता है तो वो 1.8 को ड्रॉप करेगा L5 की वोल्टेज को, जिससे सारी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ जाएगा। और 9 नंबर पे आपको चेक करना है आपको यहाँ पे ये देखना है CPU रिवॉल्व। CPU को रिवॉल्व करना है, नहीं सही होता है अगर रिवॉल्व से भी, तो 10 नंबर पे आपको यहाँ पे ये देखना है CPU चेंज करके
चेंज करते ही आपका ओके हो जाएगा, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक है, सीपीयू में दिक्कत है, लेकिन अगर चेंज करने पे ओके सीपीयू लगाने पे भी स्टेबल नहीं होता है तो आपकी बोर्ड के अंदर लेयर में भी प्रॉब्लम होती है। बोर्ड जो है हल्का सा फुल जाएगा, एसएमडी से हीट करते टाइम बोर्ड अगर फुल गई, हल्की सी भी फुल गई तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आएगा। तो बोर्ड चेक फॉर फिजिकल डैमेज, ठीक है, बोर्ड चेक फॉर फिजिकल डैमेज। तो फिजिकल डैमेज के लिए आपको बोर्ड चेक करना है। उसके बाद कुछ मॉडलों के अंदर जो है, कभी कभी क्या होगा, कुछ फ़ोनों के अंदर अगर वाटर डैमेज वगैरह होता है तो वाटर डैमेज में, वाटर प्रॉब्लम अगर रहता है ना आपका, वाटर डैमेज में या वाटर प्रॉब्लम रहेगी तो उस टाइम आपको पीएम रिवॉल्व करना है। पीएम रिवॉल्व से भी हो जाता है। और क्रिस्टल को रिवॉल्व करना है। मैं रिवॉल्व क्यों बोल रहा हूँ, रिवॉल्व और चेंज। रिवॉल्व इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे क्रिस्टल को आप उठाओगे ना, उसकी 4 लेग्स जो होती हैं, 4 लेग्स जो होती हैं, उसमें से एक लेग जो होगी ना क्रिस्टल की, वो रिमूव होगी ऑलरेडी। जैसे ये क्रिस्टल है, इसको आपने उठाया तो एक लेग जो है वो क्रिस्टल के साथ ही पैड के साथ ओपन हो जाती है और वो उसी पे चिपका रहेगा, सोल्ड रहेगा, तो पता नहीं चलता आपको। इसलिए जैसे इसको आप हटाओगे, चारों पैड क्लियर होने चाहिए, कोई भी ओपन उखड़ा हुआ क्रैक नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है। तो क्रिस्टल को भी आपको चेंज करना है, रिवॉल्व करना है, और पीएम को भी रिवॉल्व और चेंज करना है। वाटर डैमेज के टाइम में पीएम रिवॉल्व और चेंज, ये काम आपको करना है। क्रिस्टल रिवॉल्व चेंज, पीएम रिवॉल्व चेंज, वाटर डैमेज में भी और फिजिकल डैमेज में भी ऐसा होता है अगर बोर्ड गिरा हुआ है तो। उसके बाद आप ये जो है फर्स्ट स्टेप से पूरी स्टेप को फॉलो करो। अगर ये आपका जो है वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज बोर्ड है तो आपको पहले ये आपको चेक करना है, गिरा हुआ ड्रॉप डाउन केस है तो आपको ये वाटर डैमेज और पीएम चेंज और पीएम रिवॉल्व, क्रिस्टल रिवॉल्व करके देख लेना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आना है पीएम आउटपुट कॉइल चेक, क्रैक के लिए चेक करना है। पीएम आउटपुट कॉइल चेक फॉर क्रैक और ओपन एंड फीडबैक लाइन ओके होना चाहिए। पीएम आईसी एक्सो सेक्शन चेक करना है। पीएम आईसी विरेज 1 और विरेज 2 लाइन शॉर्ट के लिए, यानी कि एक्सो सेक्शन में क्या चेक करना है, एक्सो सेक्शन में एक वोल्टेज इन होती है, वो वोल्टेज उसमें इन हो रही है नहीं हो रही है वो चेक करना है। वो वोल्टेज या तो हायर एलडीओ हो सकती है या 1.8 हो सकती है या फिर वीपीएच पावर हो सकती है। पावर आईसी के एक्सो सेक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको क्लियर होगा कि पीएम के अंदर एक्सो सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें हमें चेक करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे हायर एलडीओ की एंट्री होती है या फिर 1.8 की एंट्री होती है या फिर वीपीएच पावर की एंट्री होती है। आपको चेक करना है उस एक्सो सेक्शन के अंदर वो वोल्टेज की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद आपको बेसबैंड क्लॉक CXO 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की लाइन को चेक करना है, उसके कंपोनेंट को। पीएम पावर ऑन रीसेट का 1.8, PS होल्ड का 1.8 लाइन कंपोनेंट चेक करना है। SPMI लॉजिक की कनेक्टिविटी चेक करनी है और साथ ही साथ पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड की भी कनेक्टिविटी चेक करनी होती है पावर IC टू CPU। EMMC के बिना ये सारा काम करना है आपको, और CPU रिवॉल्व करना है। उससे नहीं होता है तब आप जो है CPU को चेंज करोगे, आपका वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको बोर्ड फिजिकल डैमेज होगा, बोर्ड में कोई लेयर टच हो रही होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको इनिशियली फेज में आपको वाटर डैमेज के लिए रिवॉल्व, पीएम रिवॉल्व और पीएम चेंज करके देख लेना है, क्रिस्टल रिवॉल्व और क्रिस्टल चेंज करके देख लेना है। उसके बाद आपको ये 10 स्टेप फॉलो करना है, आपको प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। उसके बाद क्लियर हो जाओगे आपके फ़ोन के अंदर या तो CPU में डैमेज है या फिर बोर्ड में। यानी कि अगर आपने फ्रेश CPU उसमें डाला, जो कि वर्किंग CPU थी आपके किसी दूसरे बोर्ड के अंदर स्टेबल हो रही थी, वो CPU जैसे आप उसके अंदर डालोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर उस CPU पर भी स्टेबल नहीं होता है तो सीधी सी बात है, आपकी जो पुरानी जो आपकी फ़ोन में CPU है जिसमें वोल्टेज फ्लैक्चुएशन आ रहा था पहले, और न्यू CPU दूसरी फ्रेश CPU डालने पे भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो जा रहा है, तो आपका पहले वाला भी CPU सही है और उसके साथ जो EMCP रहेगी उसको भी आपको सिक्योर रखना है क्योंकि वो उसका पेयर है। और किसी भी दूसरे बोर्ड के अंदर आप उस CPU और eMMC को फिक्स कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो, आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आपकी CPU eMMC सही रहती है, दूसरा CPU डालने पर भी स्टेबल नहीं होता है, PC पर पोर्ट नहीं बनता है, तो आपके बोर्ड के अंदर लेयर जो होती है वो टच होती है आपस में। बोर्ड के लेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट से प्रॉब्लम करती है या फिर वाटर डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये 10 पॉइंट जो है चेक करना है। इसमें आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन यही कारणों से आता है, या तो आपका कॉइल क्रैक रहता है, या तो कॉइल की लाइन में शॉर्ट सर्किट रहती है, या तो क्लॉक लाइन, या फिर पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड, SPMI लॉजिक,
eMMC की वजह से भी फ्लैक्चुएशन आता है, या फिर CPU डैमेज होता है, CPU रिवॉल्व करने से सही हो जाता है, या फिर CPU चेंज करना पड़ेगा। अगर CPU चेंज करने से वोल्टेज स्टेबल हो जाता है तो समझ लो कि आपकी CPU डैमेज हो चुकी है। फिर वहाँ पे आपको eMMC चेंज प्रोसेस भी लगाना पड़ता है, और वहाँ पे आपको डबल ए CPU के साथ ही वो केवल हो पाएगा, और वहाँ पे डबल ए CPU यूज़ करके जो है आप उसकी eMMC चेंज कर सकते हो। आने वाले टाइम में वो हो सकता है कि ये भी CPU और अदर CPU जो है उनके साथ में भी eMMC चेंज सॉल्यूशन आ जाए मार्केट में। तो अब तक के लिए तो आप ये टेस्टिंग करोगे जिससे आपको क्लियर होगा कि फ़ोन आपका जो आपके पास फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम जो है इन चीज़ों की वजह से तो नहीं है। PMI को हमने नहीं कहा इसमें रिवॉल्व करने के लिए। PMI को इसमें हमने नहीं कहा रिवॉल्व करने के लिए, इसलिए नहीं कहा क्योंकि PMI ब्लैक लिस्टेड होती है, और वहाँ पे जो है PMI के पास ऑलरेडी आप SPMI लाइन चेक करने के लिए उसको ओपन करोगे ही तो वो ऑलरेडी रिवॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये टोटल 10 पॉइंट यूज़ करके आप Redmi 8 और 8A के फ़ोन को ईजिली रिपेयर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो लाइन हमने बताई है वो लाइनों को कंफर्म करना होता है। वीरेज 2 के अंदर जो है आपका लाइन चेक करना होगा। कौन कौन सी लाइन चेक करनी होगी? खास तौर से वीरेज 2 के अंदर जो है 1.8 वोल्ट की लाइन आपको चेक करनी है। 1.8 वोल्ट की लाइन आपको चेक करनी है। 1.8 वोल्ट वीरेज 2 के अंदर 1.8 वोल्ट L5 की जो वोल्टेज होती है उसे आपको खास तौर से चेक करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 10 पॉइंट में आप जो है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन केस को स्टेबल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से अलग आईसीओ के बारे में और भी बहुत सारे आईसीओ के बारे में सीखना, समझना, कौन सा चीज़ कहाँ पे बनता है, और इन सारी चीज़ों को स्कीमेटिक के अंदर देखना, एडवांस लेवल पे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर देखना, स्कीमेटिक डायग्राम का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से समझने के लिए कौन सी लाइन किधर जाती है, ये कौन सा सेक्शन है, तो इसको सारा लाइन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। टोटल ट्रैक लाइन आपको समझाया जाता है। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल A to Z पावर आईसीओ की जो भी रनिंग मॉडल है और जो भी कॉमन आईसी होती है एक दूसरे से मैच करती है उस सबको आपको एक साथ जो है स्टडी कराया जाता है, और उनके वीडियोस भी आपको दिए जाते हैं जिससे आप जो है उसको रिपीट कर सकते हो और देख सकते हो, समझ सकते हो, जो कि पूरा एडवांस लेवल पे होता है। बेसिक टू एडवांस लेवल पे अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करते हुए पूरा एडवांस लेवल तक का कवर किया गया है। जैसा कि 5G फ़ोन का भी पूरा पावर सीक्वेंस स्कीमेटिक डायग्राम 5G फ़ोन का उसको भी उसमें रीड करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से 5G फ़ोन के स्कीमेटिक डायग्राम को रीड किया जाता है, पावर सेक्शन का, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर स्क्रीन पर लिख रहे वेबसाइट के नेम से आप जो है सर्च करके आप वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.mobilelab.com, mobilelab.com। ये टाइप करके आपको सर्च करना है अपने गूगल क्रोम में, और स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करके आप जो है कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। रजिस्टर करना है आपको, रजिस्टर करके आप पूरी सिलेबस देख सकते हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लगभग 85 to 90 वीडियो, 85 से 90 वीडियो जो है 85 to 90 वीडियो उसके अंदर अपलोडेड है ऑलरेडी। वहाँ पे जाके आप उस सारी चीज़ों को देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। टोटल एडवांस लेवल पे है, बेसिक टू एडवांस कवर किया गया उसके अंदर, जिससे आपको कोई भी फ़ोन के अंदर रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर और भी अपडेट्स आते जाएंगे। 400 डेज़ का जो कोर्स है हमारा, उसको अगर आप परचेज़ करते हो तो उसके अंदर 400 डेज़ के अंदर जो हमारे पास नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं, उनको हम उसके अंदर जो है अपलोड करते रहते हैं। और जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन परचेज किए होंगे उनको वो अपडेट जो है 400 डेज़ के अंदर अंदर उनको फ्री में वो अपडेट मिलेगा। उस अपडेट का कोई अलग चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको अपडेट जो है वो फ्री में मिलेगा उस कोर्स के अंदर, जिससे आप जो है लेटेस्ट सर्किट को भी समझ सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।